सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 28 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया। ये आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 6 AM पे आप लोगों को अपलोड हो जाती है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में SBI के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ 2019-20 की आखिरी तिमाही में कितना रहने का अनुमान लगाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि SBI के द्वारा बात कर रहा है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है 2019-20 की जो आखिरी तिमाही है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा 1.2% लगाया गया है अनुमान। अच्छा मैं बात करूं कि अदर ऑप्शन की जो दिया हुआ है, देखिए 1.2 तो अभी लगाया गया SBI के द्वारा आखिरी तिमाही, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा 0% बताई गई थी, कुछ दिन पहले ही बताई गई थी, किसके द्वारा बताई गई थी 0% से दो संबंधित मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए 0% जो बताई गई थी मूडीज़ के द्वारा बताई गई थी। मूडीज़ के द्वारा बताई गई थी भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 0% से नीचे रहेगी या तो 0% रहेगी। अच्छा 1.8 और 0% जो दूसरा फैक्ट है मैं वो बता दे रहा हूँ। IMF के द्वारा जो कहा गया था, क्या कहा गया था कि जो एशिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी वो कोविड-19 की वजह से वो 0% रहेगी और 1.8% है जो ये इंडिया की बात कही गई थी। इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी 1.8% रहेगी। लेकिन पूरे एशिया स्तर पे जो बात कही गई थी IMF के द्वारा तो वो 0% कही गई थी। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कहाँ पर भारतीय विवाद समाधान केंद्र खोला गया है। पूछा जा रहा है कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है। हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं 100%। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अभी हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है, नई दिल्ली में खोला गया है। अच्छा बात कर लें तो ये क्या होगा। देखिए इसके अंदर के जितने भी संबंधित मामले वगैरह आते हैं, इंडिया से संबंधित जितने भी आंतरिक मामले होते हैं उसके अंतर्गत इसका निपटारा किया जाएगा। अच्छा बात कर ले कि इसके अभी जो हैं इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति AK सीकरी, याद रख लीजिएगा न्यायमूर्ति जो AK सीकरी थे उन्हीं के द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा इसका हेडक्वार्टर तो हम लोग जान ही लिए कि कहाँ पे अभी होगा, नई दिल्ली में होगा। अब फिलहाल में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मेहर एस राठी रहेंगे। कौन है, मेहर एस राठी जो हैं इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ बताई गई है कि कोविड-19 की वजह से चाहे इसको बाद में भी ये जितना भी इसका वर्क होगा क्या होगा, ये कागज़ रहित मतलब वर्क होगा। इसकी जितनी भी चीज़ें होंगी सब ऑनलाइन की जाएंगी और इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को ऑनलाइन की फैसिलिटी रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय टेलीकॉम ने किसके साथ अपनी हिस्सेदारी 2.75% बेची है। फेसबुक के साथ, इक्विटाविस्टी के साथ, एयरटेल के साथ, सिल्वर लेक। देखिए जनरली जो लोग पीछे की वीडियोज़ हमारे देखे होंगे उनको ये सारे नामें कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रही होगी। ठीक है, क्योंकि जो इसमें सारे इस जो भी पॉइंट दिए हुए हैं मैं बताया हूँ तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए अभी इसकी बात कर लेते हैं भारतीय टेलीकॉम की। तो किसके साथ अपनी 2.75 की हिस्सेदारी बेची है, तो अभी एयरटेल के साथ बेची हुई है। देखिए अभी भारतीय टेलीकॉम के ऊपर थोड़ा सा कर्ज के रूप में लद गया है। इसी जो भी कंपनी हिस्सेदारी बेचती है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो अपने कर्ज को पूर्ति करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचती है। तो अभी भारतीय टेलीकॉम ने 2.75% हिस्सेदारी किसके साथ बेच दी है, एयरटेल के साथ बेच दी है। मैं अदर ऑप्शन की बात कर लूँ तो फेसबुक, इक्विटाविस्टी, सिल्वर लेक, ये सब 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ क्या किया गया है। अभी जियो ने क्या किया, अपनी हिस्सेदारी बेची। अभी तक 5 कंपनियों के साथ जियो ने अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी है। देखिए किसी के साथ 2.23%, जियो के साथ देखिए जो भी जियो ने जो फेसबुक के साथ बेचा था 9.99% के साथ बेचा था। सिल्वर लेक के साथ बेचा था तो 1.15 बेचा था। इक्विटाविस्टी के साथ 2.32% बेचा था। तो इस तरह से जियो ने भी करीब करीब अपनी हिस्सेदारी को करीब करीब 68-80 हज़ार करोड़ रुपये में अभी तक बेच चुका है। ठीक है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज लग गया है। इसी की वजह से अपने कर्ज को खत्म करने के लिए जियो ने भी बेचा। इसी तरह भारतीय टेलीकॉम ने भी अपने कर्ज को पूर्ति करने के लिए 2.7% की हिस्सेदारी एयरटेल के साथ बेच दी है। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं बात कर लूँ कि हिस्सेदारी जो बेची है अभी एयरटेल के साथ, इसकी ये कितनी लागत है इसकी, तो 8,433 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आज 8,433 करोड़ रुपए की ये लागत है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा आईना नामक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि अभी जब से हमारा आधार कार्ड से सभी चीज़ों को लिंक हो गया है तब हम लोग क्या करते हैं, थंब के द्वारा अपने अटेंडेंस को बड़े बड़े ऑफिसों में चाहे जितने भी आजकल स्कूल कॉलेज वगैरह हो गए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थंबनेल के द्वारा, आप थंब के द्वारा वहाँ पर
अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में आईना या नामक एक क्या किया गया है, अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया गया है, तो अभी DRDO के द्वारा उसमें क्या किया जाएगा, उसमें आपके चेहरे का रिएक्शन लेगा और उसके बाद से आप लोगों का अटेंडेंस ऑटोमेटिक उसमें फिलअप हो जाएगा। जैसे हम लोग अंगूठे का देते हैं इंप्रेशन, उसी तरह DRDO के द्वारा भी बनाया गया है जो आईना एप्लीकेशन, उसके अंतर्गत चेहरे से संबंधित आप लोग उसमें हम अटेंडेंस को अपने रख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, DRDO की स्थापना की हम बात कर लें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके फिलहाल में हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। कौन है, जी सतीश रेड्डी जो है फिलहाल में DRDO के हेड हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खेलों के जरिए स्वास्थ्य सुधार के लिए WHO ने किसके साथ साझेदारी किया है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए 1 पॉइंट हो जाता है IOC का मतलब होता है, IOC के साथ इसके द्वारा साझेदारी किया गया है। तो IOC का 2 पॉइंट हो जाता है, एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाता है और एक जो होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्या किया गया, ओलंपिक कमेटी के साथ WHO के द्वारा साझेदारी किया गया है। IOC की थोड़ी सी हम बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लीजिएगा, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है। लुसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और थॉमस वाथ है जो है फिलहाल में इसके हेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। WHO के बारे में जनरली हम लोग जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को 100% मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ फैक्ट बात करते हैं हम लोग, जो पूछेगा उसके बारे में। तो देखिए इनकी पूछेगा जो वो सुमन गोस्वामी के बारे में पूछेगा, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं और इन्हीं को अभी क्या किया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो यूनाइटेड नेशन का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसे सम्मानित किया जाएगा। हालांकि मैं बात कर लूँ तो कार्ले मोंटेरो डी कास्त्रो अरूजो को भी सम्मानित किया जाएगा। ये क्या है, ये भारतीय मूल की हैं और भारतीय मूल की ये क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये शांति दूत मेजर के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है, सुमन गोस्वामी। और जो कार्ल मोंटेनो कास्त्रो हैं ये कहाँ की हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका की हैं, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये क्या है, तो देखिए दक्षिण सूडान के यूनाइटेड मिशन में इनके द्वारा क्या किया गया था, हेल्प किया गया था, ठीक है, उसमें काम किया गया था इन लोगों के द्वारा। तो इन्हीं 2 लोगों को क्या किया जाएगा, अभी सम्मानित किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के बेस्ट प्राइज से, ठीक है। अच्छा बात कर लें कि ये दिया कब जाएगा, तो देखिए 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 29 मई को ही इन दोनों लोगों को ये दिया जाएगा पुरस्कार, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा नो मास्क नो राइड की नीति शुरुआत किया गया है, ठीक है। नो मास्क नो राइड की नीति की शुरुआत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में नो मास्क नो राइड की नीति का अपनाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी लोग मास्क को नहीं पहनेंगे या नहीं चलाएंगे वो उनको गाड़ी चलाने वगैरह, चाहे ऑटो में बैठने वगैरह, चाहे कहीं भी आवागमन की सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक नीति है, इसको स्टार्ट किया गया है। इस तरह की नीति देखिए जनरली सभी राज्यों में ऐसा बताया गया, चाहे सभी देशों में ऐसा बताया गया कि आप लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते, जुर्माना वगैरह हो सकता है। लेकिन जब नीति की बात आ जाती है, योजना जैसी चीज़ों से बात आ जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो बात कर ले हम दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। जो लोगों को पीछे वीडियो हमारे देखे होंगे उनको पता होगा। तो कौन बने हैं, मून जे इन जो है अभी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और बात कर ले कि अभी हाल ही में इसकी अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों की एक न्यूज़ आई थी। दक्षिण कोरिया की बात कर ले, उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है, जनरली सभी लोगों को पता हुआ। दूसरा जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है, किम जोन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि वह ऑक्सीजन पाइप प्रणाली लाइन शुरुआत करेगा। देखिए ये मैं बात कर लूँ कि ऑक्सीजन पाइप लाइन प्रणाली की जो शुरुआत करेगा ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। अच्छा इसके अंतर्गत होगा क्या, तो देखिए जितने भी मतलब हॉस्पिटल हैं, जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनको सभी राज्यों तक ये पहुंचाने का कार्य करेगा। वहाँ पर किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसी की वजह से क्या किया जाएगा कि बिहार सरकार के द्वारा ये नहीं अभी ये घोषणा किया गया है कि वो ऑक्सीजन पाइप प्रणाली की शुरुआत करेगा, जिससे कि हर एक जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा आसानी से वहाँ तक गैस जो ऑक्सीजन है उसे पहुँचाया जा सके। तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अच्छा बात कर लें कि यहाँ के CM कौन है, तो
नीतीश कुमार जो है फिलहाल में यहाँ के सीएम के पद पे बने हुए हैं और फागू चौहान जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहार सरकार के द्वारा अभी ये घोषणा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा वो भी पूछा जा सकता है। तो बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जो भी लोग कोरोना से मरेंगे उनके परिवार के सदस्यों को क्या किया जाएगा, 4 लाख रुपये दिया जाएगा। जो भी लोग कोरोना से संक्रमित होकर मरेंगे तो उनको 4 लाख रुपये दिया जाएगा। ये अभी बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या दिया हुआ है, राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। देखिए ये IBM थॉमस रिसर्च में ये कार्यरत थे वहाँ की, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसी के लिए इनको क्या किया गया, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इनके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था और ये IBM थॉमस रिसर्च में वहाँ पर कार्य किए थे। इसी की वजह से ये इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनोज आहूजा के बारे में हम लोग जानते हैं, जनरली पढ़ चुके हैं। इनको CBSE का अभी हेड नियुक्त किया गया था। बी विद्यावती को क्या नियुक्त किया गया था, बी विद्यावती को अभी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा इलेक्ट्रिकल फेस मास्क तैयार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल फेस मास्क किसके द्वारा तैयार किया गया है। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रिकल फेस मास्क तैयार किया गया। अच्छा, मैं बात कर लूँ कि इलेक्ट्रिकल फेस मास्क ये है क्या। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या, ये जो मास्क होगा ना, इसके ऊपर आसानी से जो भी मतलब वायरस बैठा रहेगा उसको आसानी से वो खत्म करने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कि इसको जो मास्क होगा इसके ऊपर एक लेयर होगी, किसकी, कार्बन फाइबर लेयर होगी, जिसके ऊपर उसको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, चार्ज किया जाएगा, जैसे जनरली मोबाइल वगैरह की चार्ज करते हैं, इसको चार्ज किया जाएगा और हम लोग मास्क को जब वो लगाएंगे आसानी से हम जाएंगे, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का संक्रमण आएगा तो ऑटोमेटिक वो हिट होने की वजह से वो आसानी से खत्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी ये बात है कि ये मात्र 70 रुपये की कीमत में इसे तैयार किया गया है। तो ये इंडियन रुपए की मैं बात करूँ तो इसे 70 रुपये में, अर्थात ये $1 के करीब इससे तैयार किया गया है। तो बहुत ही किफ़ायती दाम में तैयार किया गया। किसके द्वारा किया गया है, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। और वहाँ की एक इंजीनियरिंग संस्था है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग, देखिए कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। बात कर रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बच्चा दिवस पूछा जा सकता है किस दिन मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 25 मई को। देखिए अभी थायराइड दिवस के बारे में मैंने बताया था, थायराइड दिवस किस दिन मनाया गया था, तो अभी 25 मई को मनाया गया था। जितने भी दिवस इंपॉर्टेंट डे होते हैं आप लोगों को पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में श्रीलंका बोर्ड ने हीरोइन रखने के आरोप में तेज गेंदबाज सोहान मुदस्नाक को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि हीरोइन रखने के आरोप में क्या दिया हुआ है कि तेज गेंदबाज सोहान मुदस्नाक को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में उत्तराखंड ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने और बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है। देखिए आम नागरिकों के प्रति इसके प्रति जागरूकता फैले और उसको नष्ट ना करे, चाहे इसके प्रति क्या क्या संरक्षण प्रदान किया जाए, इसी के लिए अभी उत्तराखंड के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उसमें करीब करीब 1100 जो दुर्लभ पौधे हैं इनके बारे में बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बता दूं कि इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी आंसर की और इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। और मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के बुक्स आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से बुक्स की रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप लोग उसके द्वारा बुक्स की रिव्यू के साथ साथ आप लोग उसकी दाम, प्राइस वगैरह जो भी चीज़ें आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बुक को और डिलीवरी के लिए भी आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह की भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से भी किसी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।